नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। रेडी हो जाइए, आज हम बीपीएससी टेस्ट सीरीज़ के सबसे इम्पोर्टेंट सेट करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे, देखिए जो आपका दृष्टि आईएएस के द्वारा 72वें बीपीएससी का टेस्ट कराया जा रहा है। आज हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर आपका 10 होने वाला है, ध्यान रखिएगा। टेस्ट नंबर 10 होने वाला है। क्या चीज़ का होने वाला है? तो आपका जनरल स्टडीज़ का होने वाला है। आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 के थ्रू आपका होने वाला है। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 1 1 से लेकर 75वां प्रश्न तक हम लोग देखेंगे। विथ आपका व्याख्यान के साथ में देखा जाएगा, विथ सोल्यूशन आपका डिफिनेशन में दिया जाएगा। किस चीज़ का होने वाला है? आपका ज्योग्राफी का होने वाला है, इन्वायरमेंट का होने वाला है, करंट अफेयर्स का होने वाला है और जनरल मेंटल एबिलिटी का होने वाला है। ध्यान में रखिएगा, वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेट है। चलिए, और उससे पहले अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 आपका क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, बताइएगा। देखिए प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र में नदी अपहरण की परिघटनाओं के लिए प्रसिद्ध है? बताइए क्या बोल रहा है, नदी हिमालय क्षेत्र में नदी अपहरण की परिघटना के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो कोसी हो जाएगा। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसका व्याख्या, चलिए इसका हम लोग व्याख्या सुनते हैं। देखिए जो नदी अपहरण हो गया, ये आपका क्या चीज़ हो गया? नदी अपहरण आपका क्या हो गया? देखिए वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक नदी शीर्षमुखी अपरदन या विवर्तनिकी परिवर्तन के माध्यम से दूसरी नदी के ऊपर का धारा को अवरुद्ध करके उसको अपने प्रवाह में मोड़ लेती है। ध्यान में रखिएगा। अब बिहार का शोक बताइए किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक आपका कोसी नदी को कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा। देखिए और एक इसमें थोड़ा सा और हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। देखिए कोसी नदी जो है सो पिछले 250 वर्षों में पश्चिम की ओर लगभग 125 किलोमीटर विस्थापित हो गई है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दूसरा की ओर। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं हम लोग। चलिए बताइएगा। देखिए हाल ही में सामरिक अवसंरचना विकास के कारण चर्चा में रहा क्या है? लेपुलेख दर्रा निम्नलिखित में से त्रि जंक्शन पर स्थित है। तो क्या बोल रहा है? त्रि जंक्शन पर स्थित है। कौन सा है? लेपुलेख दर्रा। ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? तो ध्यान में रखिए। देखिए आपका हो जाएगा भारत, नेपाल और चीन के जंक्शन पर आपका स्थित है। त्रि जंक्शन मतलब 3 जगह पर। देखिए आपका क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए लेपुलेख दर्रा जो है आपका उत्तराखंड में स्थित है। यह एक उच्च हिमालयी दर्रा है। यहाँ वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए क्या प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है तथा भारत और चीन के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग भी है। ध्यान में रखिएगा। और देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और जानते हैं। देखिए भारत, नेपाल और चीन क्या है? भारत, नेपाल और चीन के त्रिजंक्शन पर सामरिक रूप से स्थित है। यह स्थिति के कारण यह क्षेत्रीय क्या विवाद का विषय बन गया है। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर तीसरा की ओर। ये प्रश्न नंबर 3 आपका क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए दंडकारण्य पठार जो प्रायद्वीपीय भारत का एक महत्वपूर्ण भौतिक क्षेत्र है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में फैला हुआ है? बताइए दंडकारण्य पठार, ध्यान में रखिएगा, जो प्रायद्वीपीय भारत का एक महत्वपूर्ण क्या है? भौतिक क्षेत्र है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में फैला हुआ है? बताइए निम्नलिखित में से किन राज्यों में फैला हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, आपका फैला हुआ है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ। कहाँ? छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश में फैला, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखिए हर क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा आप लोग को सोल्यूशन बताएंगे उसका, ताकि थोड़ा सा समझने में थोड़ा आसानी हो। देखिए दंडकारण्य पठार एक क्या दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है। क्या है? एक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जो पूर्वी घाट का हिस्सा है। ध्यान में क्या है? आपका पूर्वी घाट का हिस्सा है। यह घने वनों तथा खनिज संपन्न भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। चलिए बताइएगा प्रश्न नंबर 4 आपका क्या बोल रहा है। देखिए भारत की लेटेराइट मृदा प्रायः खाद्य फसलों के लिए कम उपजाऊ होती है, लेकिन निम्नलिखित रोपण के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। ध्यान में रखिए क्या बोल रहा है? लेटेराइट मृदा जो है से खाद्य फसलों के लिए कम उपजाऊ होती है, लेकिन क्या रोपण के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। तो ध्यान में रखिए सही उत्तर आपका हो जाएगा काजू और रबड़ के लिए आपका लेटेराइट मिट्टी बहुत उपयुक्त होती है। ध्यान में रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए लेटेराइट मृदा का निर्माण उच्च तापमान तथा भारी वर्षा की परिस्थितियों में आर्द्र एवं शुष्क क्या अधिकों में कार्बनिक परिवर्तन के कारण होता है। ध्यान में रखिएगा, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था पढ़ने में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5। देखिए क्या है? मेडेन जूलियंस क्या है? मेडेन जूलियन क्या ऑसिलेशन
एक वैश्विक परिघटना है जो भारतीय मानसून को निम्नलिखित प्रकार से प्रभावित करता है। ध्यान में रखिएगा, प्रभावित करता है। क्या बोल रहा है? मेडन जूलियन ओसिलेशन एक वैश्विक परिघटना है जो भारतीय मानसून को निम्नलिखित प्रकार से प्रभावित करती है। ध्यान में, प्रभावित क्या होता है? करती है। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर देखिए आपका हो जाएगा, देखिए और बाकी ऑप्शन आपका बी, सी और डी आपका उधर है। हम लोग एक से स्टार्ट करें। देखिए इसका कौन सा सही होगा? देखिए, पूर्व की ओर बढ़कर और वर्षा के सक्रिय तथा विराम कालों को नियंत्रण करके। ध्यान में रखिएगा। देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? MJO के बारे में आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और माफ कीजिएगा, इसका देखिए हम सोल्यूशन नहीं लिख पाए, नहीं सॉरी, लिखे हैं इसका सोल्यूशन। देखिए इसका सोल्यूशन आपको थोड़ा सा मेडन जूलियस ओसिलेशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, बादलों और वर्षा से संबंधित एक पूर्व की ओर बढ़ने वाला विक्षोभ है जो प्रत्येक 30 से 60 दिनों में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से होकर गुजरता है। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। बताइएगा, ब्रेनर पास जो अल्प्स में राजनीतिक रूप से स्थित एक पहाड़ी दर्रा है, किन दो देशों को जोड़ता है? बताइए क्या है? ब्रेनर पास जो अल्प्स में राजनीतिक रूप से स्थित एक पहाड़ी दर्रा है, किन दो देशों को जोड़ता है? बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आप लोग को मुंह पर याद होना चाहिए। तो आपका ऑस्ट्रेलिया और इटली को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? ऑस्ट्रेलिया और इटली को आपका जोड़ता है। ध्यान दीजिएगा। देखिए, ब्रेनर दर्रा जो है क्या है? ब्रेनर दर्रा पूर्वी अल्प्स से होकर गुजरने वाली सबसे निम्न तथा महत्वपूर्ण दर्रा में से एक है। यह रोमान साम्राज्य के काल से ही उत्तरी और दक्षिणी यूरोप को जोड़ने वाला एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग दर्रा। ध्यान में रखिएगा। यह दर्रा इटली और ऑस्ट्रेलिया की सीमा पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। चलिए बताइएगा, कुरोशियो धारा क्या है? कुरोशियो धारा जिनकी तुलना प्रायः गल्फ स्ट्रीम से की जाती है, एक गर्म जल महासागरीय धारा जो निम्नलिखित तट के साथ बहती है। सॉरी, एक बार फिर से पढ़ते हैं। देखिए, कुरोशियो धारा जिसकी तुलना प्रायः किससे की जाती है? गल्फ स्ट्रीम से की जाती है। यह गर्म महासागरीय धारा हैं जो निम्नलिखित तट के साथ बहती है। बताइए किस तट के साथ बहती है? तो आप सीधा बताइएगा, आपका जापान के साथ में बहती है। ध्यान में रखिए, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाए। देखिए, कुरोशियो धारा जो आपका है किसको ब्लैक करंट के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिए, यह उत्तरी प्रशांत महासागर की एक प्रबल गर्म पश्चिम सीमांत धारा है जिनकी उद्गम फिलीपींस के निकट होता है। ध्यान में रखिएगा। और यह ताइवान से होकर उत्तरी दिशा में जापान की ओर प्रभावित होती है। कहाँ प्रभावित होती है? आपका जापान की ओर प्रभावित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। बताइएगा, देखिए, अपलेशियन पर्वत का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसके बारे में? अपलेशियन पर्वत के बारे में हम लोग तो थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, अल्पेशियन पर्वत उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के समांतर विस्तृत एक प्राचीन वलित पर्वतमाला है। इनका निर्माण करोड़ों वर्ष पूर्व हुआ था और ये रॉकी पर्वतमाला की तुलना में अधिक प्राचीन और अधिक क्या है? अपरदित है। ध्यान में रखिएगा। इसका सही उत्तर फिर क्या हो जाएगा? ध्यान में रखिएगा। देखिए, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए ध्यान रखिएगा। चलिए इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, लेकिन आपका आंसर इसमें से कौन होगा? ए होगा या बी होगा या फिर सी होगा या फिर आपका तीनों होगा? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए 8 का आंसर आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। 8 का आंसर ये है। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बताइएगा, पूछताछ एक समशीतोष्ण घास स्थल परितंत्र है जो निम्नलिखित में से किस देश के लिए विशिष्ट हैं? बताइए क्या है? पूछताछ एक समशीतोष्ण घास स्थल परितंत्र हैं जो निम्नलिखित में से किस देश के लिए विशिष्ट है? तो ये आपका हंगरी के लिए विशिष्ट है। ध्यान में रखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिए। देखिए, पूछताछ हंगरी में स्थित है। कहाँ है? पूछताछ आपका हंगरी में स्थित है। यह शीतोष्ण घास स्थल का एक विस्तृत क्या है? समतल क्षेत्र है जो ग्रेट हैंगेरियन मैदान का हिस्सा है। इसकी जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की होती है जिसमें ग्रीष्म ऋतु गर्म तथा शीत ऋतु अत्यंत ठंडी होती है। ध्यान में रखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। आप लोग थोड़ा सा वीडियो का स्पीड थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, 1.3 पर या 1.5 पर देखिएगा। देखिए, झूम कृषि की मिल्पा प्रणाली क्या पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से प्रचलित है? कि बताइए क्या है? झूम कृषि की मिल्पा प्रणाली पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में
प्रचलित है? बताइए किस क्षेत्र में प्रचलित है? इसको आंसर आप लोग डायरेक्ट बताइएगा। आपका मध्य अमेरिका और मैक्सिको। कहाँ प्रचलित है? तो आपका मध्य अमेरिका और मैक्सिको में आपका प्रचलित है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया, अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बस आपसे हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। बताइए किस बोयोम क्या स्क्लेरोफाइलस वनस्पति पाई जाएगी जिसकी विशेषता छोटे, कठोर और सवादार पत्ते होते हैं? बताइएगा इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिए, भूमध्य सागरीय बायोम। ध्यान में रखिए बायोम, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए बिहार की सबसे ऊंची चोटी क्या समेश्वर श्रेणी किस पर्वतमाला का भाग है? क्या बोल रहा है? बिहार की सबसे ऊंची चोटी रामेश्वरम श्रेणी किस पर्वतमाला का एक भाग है? बताइए किस पर्वतमाला का एक भाग है? तो आप लोग सीधा सीधे बोलिएगा तो ब्रह्म हिमालय का भाग है। किसका? ब्रह्म हिमालय यानी शिवालिक का आपका, ध्यान में रखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग रामेश्वर श्रेणी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। सोमेश्वर श्रेणी के बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। ठीक है, सोमेश्वर श्रेणी बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। कहाँ? पश्चिम चंपारण में आपका स्थित है, ध्यान में रखिएगा। यह नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। यह राज्य की सबसे उत्तरी पर्वतमाला है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। चलिए बताइए कर्नाटक की बाबा बुदान पहाड़ियाँ ऐतिहासिक एवं आर्थिक दृष्टि से भारत के किस फसल उत्पत्ति स्थल के रूप में महत्वपूर्ण है? बताइए क्या बोल रहा है? कर्नाटक की बाबा बुदान पहाड़ियों ऐतिहासिक एवं आर्थिक दृष्टि से भारत के किस फसल के उत्पत्ति स्थल के रूप में महत्वपूर्ण है? बताइए किसका महत्वपूर्ण है? तो आपका ध्यान रखें, आपका कॉपी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए पश्चिम घाट में स्थित बाबा बुदान पहाड़ियाँ का नाम 17वीं शताब्दी के एक सूफी संत के नाम पर पड़ा है जो यमन के कॉफ़ी के साथ बीज भारत लाए थे। इस कारण यह क्षेत्र में भारत में कॉफ़ी की उत्पत्ति स्थल माना जाता है, ध्यान में रखिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 14 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है? एंडीज पर्वत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसके बारे में? एंडीज पर्वत के संबंध में, ध्यान में रखिए, एंडीज पर्वत के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है? चलिए एक में देखिए क्या है, यह विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वतमाला है। ये आपका बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखिए, ये आपका बिल्कुल जो है आपका नहीं है। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा में देखिए क्या, इसका निर्माण क्या नजका प्लेट के दक्षिण अमेरिका प्लेट के क्षेपण से हुआ था? बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। ए और बी आपका गलत है। सी में देखिए आपका क्या है, सी में आपका माउंट आकोंकागुआ एंडीज सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल गलत है। डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक। बाप रे बाप, क्वेश्चन में घुमा दिया लास्ट में यार, माफ़ कीजिएगा भैया, इसका 14 नंबर का आंसर हम देखिए नहीं लिख पाए हैं। माफ़ कीजिएगा, 14 नंबर का आंसर हम नहीं लिख पाए हैं। अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। बताइएगा पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटों को प्रभावित करने वाले चक्रवात क्या है? रेमेल का नामकरण किस देश द्वारा किया गया था? क्या बोल रहा है? पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटों को प्रभावित करने वाले चक्रवात क्या है? नाम पर ध्यान रखिएगा। रेमेल का नामकरण किस देश द्वारा किया गया था? तो आपका सीधा बोलिएगा, आपका ओमान के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा चक्रवात रेमेल मई 2024 में बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न एक भीषण चक्रवात तूफान था जिसके कारण पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में तीव्र तूफानी ज्वार तथा भारी वर्षा हुई थी। तो कोई ये नाम रेमेल आपका किस देश द्वारा रखा गया? तो आपका ओमान के द्वारा रखा गया था, ध्यान रखिएगा। बताइएगा हाल ही में विस्फोट के कारण व्यापक निकासी के कारण बना माउंट कनलाओनो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? क्या है? कनलाओन, ध्यान रखिए, माउंट कनलाओन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? तो आपका ये फिलीपींस में स्थित है, ध्यान रखिए कहाँ स्थित है? आपका फिलीपींस में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि कुछ अब सोल्यूशन नहीं लिख पाए है, थोड़ा सा आपसे माफ़ी चाहते हैं। चलिए 17 नंबर प्रश्न पाते हैं हम लोग।
देखिए भारत में मैंग्रोव वनस्पति जैसे सुंदरवन में पाई जाने वाली वनस्पति विशेष रूप से निम्नलिखित परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अनुकूलित हैं। तो अनुकूलित क्या है? चलिए देखिए ऑप्शन ए से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए में क्या है? उच्च तुरंग पर स्थित शीत मरुभूमि, बिल्कुल गलत है। बी में आपका है अत्यधिक अम्लीय लवणता, क्या? लवण जल दलदली क्षेत्र, बिल्कुल गलत है। सी में आपका है लवणीय जल भराव वाले, क्या? अंतर्राजकीय क्षेत्र, ध्यान रखिएगा। सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा आपका? सी बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। वर्तमान क्या है? वेनेजुएला संकट में परि परिप्रेक्ष्य परिप्रेक्ष्य क्या? ऐसे के बोबो एक विवादित भूभाग है जिस पर वेनेजुएला निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के विरुद्ध दावा करता है? ध्यान में रखिएगा, थोड़ा माफ कीजिएगा, पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? गुयाना हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। देखिए इसमें आपका क्या बोल रहा है? ऐसे की बोबो, देखिए ऐसे की बोबो क्षेत्र जो है सबका एक विशाल एवं क्या संसाधन समृद्ध भूभाग है। यह गुयाना के कुल भूभाग क्षेत्रफल के 2/3 भाग का निर्माण करता है। वेनेजुएला ऐतिहासिक रूप से क्या औपनिवेशिक कालीन क्या सीमाओं के आधार पर इस क्षेत्र में संप्रभुता का दावा करता है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा भैया, अगर पढ़ने में हमसे कुछ दिक्कत हो गया है तो आपसे हम माफ़ी चाहते हैं। 19वां प्रश्न देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बताइए कैसा क्वेश्चन आ गया है, बताइए। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका आंसर आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहाँ लिखिएगा 19 नंबर का आंसर आपका ए होगा, या फिर बी होगा, या फिर सी होगा, या फिर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। अब उतना इजी क्वेश्चन अभी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अब उसका आंसर बताएंगे तो बताइए अच्छा लगेगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए अबू मूसा द्वीप भारत की खाड़ी में स्थित है, एक विवादित क्षेत्र है जिनमें निम्नलिखित मध्य स्थित है। बताइएगा। देखिए अबू मूसा द्वीप भारत की खाड़ी में स्थित है, एक विवादित क्षेत्र है जो निम्नलिखित मध्य स्थित है। बताइए निम्नलिखित मध्य स्थित है, तो ये आपका ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आपका स्थित है। कहाँ है आपका? ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में आपका स्थित है। ध्यान में रखिएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, किसके बारे में? अबू मूसा के बारे में। अबू मूसा के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। देखिए अबू मूसा तथा टुम्स द्वीप हरमुज जल समुद्र के निकट पूर्वी फारस की खाड़ी में स्थित क्या है? सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण द्वीप है। ये लंबे समय से ईरान और संयुक्त राज्य अमीरात के मध्य विवादित का विषय रहे हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। बताइएगा पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग देखे जाने वाले वृष्टि छाया प्रभाव के लिए मुख्यतः कौन सी वायुमंडलीय स्थिति उत्तरदायी है? क्या बोल रहा है? पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में देखे जाने वाले वृष्टि छाया प्रभाव के लिए मुख्यतः कौन सी वायुमंडलीय स्थिति उत्तरदायी है? बताइए कौन सी स्थिति उत्तरदायी है? तो क्या हो जाएगा? क्या जाएगा? अब अवतलित वायु राशियों का रुद्रोष्मन तापन, ध्यान में रखिएगा। क्या जगह? रुद्रोष्म पाषाण, ध्यान में रखिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर जगह रुद्रोष्म तापन। चलिए आगे बढ़ता है। माफ कीजिएगा 21 नंबर का सोल्यूशन हम नहीं लिख पाए हैं। चलिए आगे आता है 22 नंबर प्रश्न की ओर। देखिएगा आटाकामा मरुस्थल, क्या बोल रहा है? आटाकामा मरुस्थल जिसे पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क गैर ध्रुवीय क्षेत्र माना जाता है, अपनी अत्यधिक क्या शुष्कता के लिए मुख्यतः किस कारण के प्रभाव पर निर्भर करता है? क्या बोल रहा है? आटाकामा मरुस्थल जिसे पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क गैर ध्रुवीय क्षेत्र माना जाता है, अपनी अत्यधिक शुष्कता के लिए मुख्यतः किस कारक के प्रभाव पर निर्भर करता है? यहाँ क्या कहता है? निर्भर करता है। ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। देखिए सीतर होमबॉल्ट धारा एवं एंडीज पर्वतमाला के वृष्टि छाया प्रभाव, ध्यान में रखिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए आटाकामा का अत्यधिक शुष्कता दृष्टि छाया प्रभाव का परिमाण है, क्योंकि यह एंडीज पर्वतमाला तथा चिली के तटीय पर्वतमाला दोनों
द्वारा नमी के अवरुद्ध रहता है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बताइए आइस एल्बिडो क्या फीडबैक क्या मैकेनिज्म के संदर्भ में आर्कटिक आर्टिक आर्कटिक समुद्र में हिम की कमी को भूमंडलीय तापमान का क्या प्रबलकारी चालक क्यों माना जाता है? क्या बोल रहा है? आइस एल्बिडो फीडबैक मैकेनिज्म के संदर्भ में आर्कटिक समुद्र हिम में कमी को भूमंडलीय तापमान का स्व प्रबलकारी चालक क्यों माना जाता है? तो आपको क्यों माना जाता है, तो यह आपका हो जाएगा, यह उच्च एल्बिडो वाली सतह को निम्न एल्बिडो वाली सतह से प्रतिस्थापित कर देता है, जिससे गुप्त ऊष्मा का अवशोषण बढ़ जाता है। ध्यान में रखिए, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगर हम प्रश्न पे आते हैं, देखिए भारत के उत्तरी मैदान की क्या भू आकृतिक विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाबर एवं तराई क्षेत्रों के मध्य संबंध का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? क्या बोल रहा है? भारत के उत्तरी मैदान की जल भू आकृति क्या विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाबर एवं तराई, यहाँ पे ध्यान दीजिए, भाबर एवं तराई क्षेत्रों के मध्य संबंध का सर्वाधिक क्या बोलता है उपयुक्त वर्णन करता है? तो ये आपका कौन करता है? तो ध्यान रखिए, देखिए आपका, देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए क्या है ऑप्शन नंबर सी में आपका, भाबर शैलखंडों एवं कंकड़ों की एक अत्यधिक क्या रंध्रयुक्त पट्टी है। ये धाराएं भूमिगत हो जाती हैं, जबकि तराई वह क्षेत्र है जहाँ पुनः सतह पर प्रकट होकर आर्द्र भूमियों का निर्माण करती है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 25 की ओर। तो ये वह कौन सा पठार है जिसे प्रायः मिनरल हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो लोह अयस्क कोयला एवं अभ्रक विशाल भंडारों के लिए प्रसिद्ध है? क्या बोल रहा है? वह कौन सा पठार है जिसे प्रायः क्या मिनरल हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है तथा तथा जो लोह अयस्क कोयला एवं अभ्रक के विशाल भंडार के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका कौन है? आपका छोटा नागपुर का पठार, ये सबको पता है आपका छोटा नागपुर का पठार आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। देखिए छोटा नागपुर के पठार के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। क्या देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए छोटा नागपुर पठार एक महाद्वीपीय पठार है जो झारखंड के अधिकांश भागों तथा उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल के क्या समीपवर्ती क्षेत्रों में विस्तृत है। यह भारत का सर्वाधिक खनिज समृद्ध क्षेत्र है, जहाँ देश के लगभग 40% खनिज संपदा विद्यमान है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। बताइए तेल, ईब तथा महादेव नदियों भारत के किस प्रमुख पूर्ववाहिनी प्रायद्वीपीय नदी का महत्वपूर्ण सहायक नदी हैं? बताइए क्या बोल रहा है? तेल, ईब तथा हसदेव नदियाँ भारत की किस प्रमुख पूर्ववाहिनी प्रायद्वीपीय नदी के महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं? तो ये आपका हो जाएगा महानदी हो जाएगा। क्या जगह आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। देखिए महानदी भारत के पूर्व मध्य भाग का एक प्रमुख नदी है, जिसका उद्गम छत्तीसगढ़ के कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ के आपका सिहावा उच्च भूमि से होता है। ध्यान रखिए, कहाँ? सिहावा उच्च भूमि से होता है। ये छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा से होकर प्रभावित होती है। यह एक विशाल डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ज्वालामुखी शंकु शीर्ष पर विस्फोट पदार्थों का उत्सर्जन से निर्माता क्या है? कीपानुमा अवसाद को क्या कहा जाता है? बताइए क्या बोल रहा है? निर्मित कीपानुमा अवसाद को क्या कहा जाता है? तो आपका क्रेटर कहा जाता है। ये सबको पता है आपका क्रेटर कहा जाता है। ध्यान रखिए, देखिए क्रेटर जो आपका है ज्वालामुखी के शिखर अथवा उसके पार्श्व भागों पर स्थित एक वृत्ताकार क्या है? कीपानुमा अवसाद होता है, जिनका निर्माण ज्वालामुखीय उद्गम द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। बताइए किस प्रकार की सेल क्या लिथिफिकेशन की प्रक्रिया द्वारा निर्मित होती है तथा जिसे प्रायः स्पष्ट स्तर क्रम एवं
संरक्षित जीवाश्म पाए जाते हैं। क्या बोला, किस प्रकार के सेल क्या लिथिफिकेशन की प्रक्रिया द्वारा निर्मित होती है तथा जिसमें प्रायः क्या स्पष्ट स्तर क्रम एवं संरक्षित जीवाश्म पाए जाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा अपसादित सेल। ध्यान में रखिए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही। कहाँ जीवाश्म पाए जाते हैं, तो आपका अपसादित सेल में पाए जाते हैं। देखिए अपसादित सेल के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए अपसादित सेल का निर्माण खनिज अथवा जैविक कणों के संचयन एवं संघनन से होता है। इन्हें ढीले अपसादों को दवा के माध्यम से कठोर सेल में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहता है, कठोर करने की प्रक्रिया को आपका लिथिफिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आपको लिथिफिकेशन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बताइए समुद्र तट से महाद्वीपीय क्या है, समुद्र तट से महाद्वीपीय शेल्फ के किनारे तक विस्तृत महाद्वीपीय मंद ढाल वाले क्या है जलमग्न विस्तार को क्या कहा जाता है। बताइए समुद्र तल से महाद्वीपीय शेल्फ के किनारे एक विस्तृत महाद्वीपीय के मंद ढाल वाले क्या है जलमग्न विस्तार को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, महाद्वीपीय सेल्फ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महाद्वीपीय सेल्फ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग प्रश्न नंबर 30 की ओर। जूट के उत्पादन के लिए आवश्यक रेटिंग प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी जैविक अथवा रासायनिक क्रिया सम्मिलित होती है। चलिए 30 नंबर प्रश्न में आपका क्या क्या बोल रहा था, इसका सही उत्तर क्या है, जूट के उत्पादन के लिए आवश्यक रेटिंग प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी जैविक अथवा रासायनिक क्रिया सम्मिलित होती है। बताइए कौन सी क्रिया सम्मिलित होती है। तो आप लोग को पता हो जाएगा, आपका रेशो को क्या है लकड़ी युक्त भाग से अलग करने हेतु क्या पैक्टिन का सूक्ष्मजीवी अपघटन। ध्यान में रखिए, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ लड़खड़ा गए बोलने में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। देखिए रेटिंग के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या बोल रहा है, रेटिंग प्रक्रिया। देखिए रेटिंग आपका क्या है कि रेटिंग आपका जूट प्रसंस्करण की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ध्यान में रखिएगा, कटाई के बाद जूटों के बंडलों को 2 से 3 सप्ताह तक क्या है जलमग्न रखा जाता है, जहाँ जीवाणु एवं कवक प्रक्रिया प्रेक्टिन तथा गोंद की जैसे क्या पदार्थों का अपघटन करते हैं, जो रेशों को आपस में बांधे रखते हैं। ध्यान में रखिएगा, पूरा सोल्यूशन बता दिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर। चलिए देखिए बताइएगा, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें उत्तरी गोलार्ध की तुलना में अधिक शक्तिशाली एवं अधिक अस्थायी क्यों होती है। बताइए दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें उत्तरी गोलार्ध की तुलना में अधिक शक्तिशाली एवं क्या अधिक अस्थायी क्यों होती है। बताइए क्यों होती है, तो आप सबको पता है क्योंकि दक्षिण में खुले महासागरों का विशाल विस्तार होने से घर्षण प्रतिरोध न्यूनतम होता है। ध्यान में रखिए, ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बताइए इंडोनेशिया ब्रिक्स समूह में डैश सदस्यों के रूप में शामिल हुआ है। बताइए इंडोनेशिया ब्रिक्स समूह में डैश सदस्यों के रूप में सम्मिलित हुआ है। बताइए कौन सम्मिलित हुआ है। ध्यान में रखिएगा, आपका 10वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। ध्यान में रखिए, इंडोनेशिया आपका ब्रिक्स में 10वां सदस्य के रूप में आपका सम्मिलित हुआ है। 33वां प्रश्न देखिए, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार किस श्रेणी में रखा गया है। तो ये राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है। तो ध्यान में रखिएगा, बिहार आपका परफॉर्मर्स के रूप में रखा गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर जाता है। ध्यान में रखिए, नीति आयोग राजकोषीय सूचकांक का FHI 2025 का प्रथम संस्करण 24 जनवरी 2025 को जारी किया गया। इस सूचकांक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत के 18वें प्रमुख राज्यों में राजकोषीय दर्शन का आकलन किया गया है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 को। बताइए निम्नलिखित में से किसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए निम्नलिखित में से किसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ये आपको सीधा बताइएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में बनाया जाता है। किसे पराक्रम दिवस आपका ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के लिए मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
बताइए 35वां प्रश्न, भारत में ट्रांसफॉर्मिंग क्या है, रिलेशनशिप क्या, यूटिलाइज यूटिलाइजिंग क्या, स्ट्रेटेज स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पहल किस देश के साथ स्थानांतरित की है। बताइए कितना, देखिए पढ़ने में कितना दिक्कत होगी बताइए तो। देखिए भारत में ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप क्या, यूटिलाइजिंग क्या, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी क्या, ट्रस्ट पहल किस देश के साथ हस्ताक्षरित की है। बताइए किस देश के साथ हस्ताक्षरित की है, तो वही हो जाएगा आपको यूएसए के साथ में की है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए माफ़ कीजिएगा भैया, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो जाता है। ठीक है, बायोमास मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया है। बताइए बायोमास किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो सीधा बताइएगा भाई ईएसए के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा, ईएसए यानी कि क्या, यूरोपीय, यानी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। ध्यान रखिएगा ईएसए आपका क्या हो जाएगा आपका, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। देखिए बायोमास यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए का एक पृथ्वी क्या अवलोकन मिशन है। इसका उद्देश्य विश्व के वनों का मानचित्रण करना तथा वनस्पतियों की स्थिति और समय के साथ उनमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्रदान करना। ध्यान रखिए इसके बारे में, यही है बायोमास मिशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल क्या है, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी क्या है रिव्यू के छठे संस्करण के अनुसार वर्ष 2024 में भारत पवन और सौर ऊर्जा के विद्युत उत्पादन करने वाले विश्व का डैश उत्पादक बन गया है। बताइए केमा उत्पादक राज्य बन गया है, तो आप लोग को पता है, तो ये आपका तीसरा सबसे बड़ा बन गया। ध्यान में रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर 38 की ओर। जैसे साइबर सुरक्षा में जिल ब्रेकिंग का तात्पर्य है, केवल साइबर सुरक्षा में जिल ब्रेकिंग का तात्पर्य है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। ध्यान में रखिए किसी डिवाइस या सिस्टम पर लगाए गए प्रतिबंधों या सुरक्षा उपायों को हटाकर क्या, रूट एक्सेस प्राप्त करना या सुरक्षा विशेषताओं को बाईपास करना। ध्यान में रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फैट बॉय पैनल क्या है। बताइए फैट बॉय पैनल क्या है, तो ये आपका एक मोबाइल फर्स्ट बैंकिंग ट्रोजन जो क्या है, दुर्भावनापूर्वक एपी के माध्यम से यूजर्स को लक्षित करता है। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। करंट अफेयर्स है भैया। देखिए पीएम अभिम योजना का उद्देश्य क्या है, तो पीएम अभिम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। बताइए इसका मुख्य उद्देश्य आपका क्या है, तो आप लोग को सबको पता है, ये आपका भविष्य की क्या, देखिए भविष्य की महामारियों और रोगों प्रकोपों को सामना करने हेतु लोक स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करना है। ध्यान में रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। या देखिए कुछ क्वेश्चन का भैया हम लोग सोल्यूशन नहीं लिखे हैं, हम आगे से सोल्यूशन सब चीज़ का लिखे हुए हैं, जहाँ से सोल्यूशन होगा हम करना स्टार्ट कर देंगे। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। देखिए न्यूरल नेटवर्क का क्या कार्य है, बताइए न्यूरल नेटवर्क का क्या कार्य है। न्यूरल नेटवर्क का आपका कंप्यूटर को मानव मस्तिष्क के कार्य तंत्र की नकल करते हुए डेटा को संरक्षित करना सिखाना। ध्यान में रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 42 की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वच्छ जल परिस्थितिकी में लेटिंग स्थिर जल क्या परितंत्र का वर्णन करता है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वच्छ जल परिस्थितिकी में लेटिंग क्या है स्थिर जल क्या परितंत्र का वर्णन करता है। परितंत्र का वर्णन करता है, तो आपको तालाबों और झीलों जैसे स्थिर क्या है जलीय परितंत्र में। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 43वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थितिकी पिरामिड प्राकृति परितंत्र में कभी क्या व्युत्क्रम नहीं हो सकता है। मतलब व्युत्क्रम नहीं हो सकता है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा भैया, निम्नलिखित में से कौन सा क्या परिस्थितिकी पिरामिड क्या प्राकृतिक परितंत्र में कभी व्युत्क्रम नहीं हो सकता। व्युत्क्रम नहीं हो सकता है, यानी कि किसमें व्युत्क्रम नहीं हो सकता, तो आपका ऊर्जा का पिरामिड में आपका नहीं हो सकता। ध्यान रखिए इसमें आपका परितंत्र में कभी नहीं हो सकता, तो आपका ऊर्जा के पिरामिड में आपका नहीं हो सकता। ध्यान में रखिए। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए ऊर्जा का पिरामिड के बारे में हम लोग थोड़ा सा व्याख्या से सुनते हैं, यहाँ से आपका सोल्यूशन हम लिखे हुए हैं।
बताइए ऊर्जा का पिरामिड कभी व्युत्क्रमण नहीं हो सकता है क्योंकि प्रत्येक कर्मिक पोषण स्तर पर ऊर्जा का मात्रा घटती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बताइएगा जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग या बीओडी एक मानव मापदंड है। क्या है जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, क्या है डी बीओडी एक मानक मापदंड है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा जलीय परितंत्र में प्रदूषित संरक्षण के लिए। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग डीओबी आपका क्या है। देखिए जल में उपस्थिति कार्बन पदार्थों का अपघटन हेतु सूक्ष्म जीवों द्वारा आवश्यक घुलित ऑक्सीजन की मात्रा का मापन करती है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 45 की ओर। बताइए नागोया प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसका अनुपूरक समझौता है। बताइए नागोया प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसका अनुरूपक समझौता है। बताइए किसका अनुरूपक समझौता है। तो आपका जैव विविधता अभिसमय का है। ध्यान में रखिएगा क्या जैव विविधता अभिसमय CBD का आपका है। ध्यान में रखिएगा। देखिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। देखिए नागोया प्रोटोकॉल जो है सो आपका जैव विविधता अभिसरण CBD का एक क्या है अनुरू अनुपूरक समझौता है। यह क्या है देखिए इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। यह अनुवंशिकी संसाधनों तक पहुंच तथा उनके उपयोगों से उत्पन्न लाभों को क्या न्याय संगत और समान विवरण से संबंधित है। चलिए समझ में आ गया है। देखिए भैया आप लोग अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर हम इसका सोल्यूशन बता रहे हैं समझ लीजिए उसका सटीक आंसर बता रहे हैं आपको। अगर ये आपको सोल्यूशन में लग रहा हो कि नहीं गलत बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोल्यूशन आपका बिल्कुल सही है। लेकिन यही बोलिए कि ये बीपीएससी का एग्जाम है। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा तो उसका एक अलग बात है। देखिए भूस्तरीय ओजोन क्या है भूस्तरीय ओजोन को द्वितीयक प्रदूषण माना जाता है क्योंकि क्या बोल रहा है भूस्तरीय ओजोन का द्वितीयक प्रदूषक माना जाता है क्योंकि बताइए क्योंकि आपका हो जाएगा यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा क्या वाष्पशील कार्बन यौगिकों BOC के बीच रासायनिक अभिक्रियाओं से बनता है। ध्यान में रखिए क्या बोल रहा है यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा वाष्पशील कार्बन यौगिकों BOC के बीच रासायनिक अभिक्रियाओं से बनता है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ प्रश्न नंबर 47 की ओर। बताइए बीज बैंकों में बीजा संरक्षण किस प्रकार से संरक्षण का उदाहरण है। तो बीज बैंकों में बीजों का संरक्षण किस प्रकार के संरक्षण का उदाहरण है। किस प्रकार के क्या बोल रहा है संरक्षण का उदाहरण है। तो ये आपका हो जाएगा वही स्थल संरक्षण। ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले 43वां प्रश्न देखिए उच्च पोषण स्तरों पर जीवों के जीवों के ऊतकों में क्या विषाक्त पदार्थों की सुंदरता में वृद्धि की प्रक्रिया कहलाती है। क्या बोल रहा है उच्च पोषक स्तरों पर जीवों के ऊतकों में के विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि की प्रक्रिया कहलाती है। वृद्धि की प्रक्रिया आपका क्या कहलाती है। तो आपका जैव आवर्धन कहलाती है। ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। देखिए खाद्य श्रृंखला में कर्मिक क्या है खाद्य श्रृंखला में कर्मिक पोषक स्तरों में विषाक्त क्या है विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि की प्रक्रिया जैव वर्धनता कहलाती है। क्या जैव वर्धन कहलाती है। चलिए 49वां प्रश्न देखिए आप भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो प्लीज़ क्या कर रहे हैं भैया आप अपना भाई को थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए ना। आपसे प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं भैया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए भैया। क्या कर रहे हैं आप भी अपना भाई को सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो बताइए किसको सपोर्ट कीजिएगा। एक तो अपना घर वाला किसी को सपोर्ट करता नहीं है, फैमिली किसी को सपोर्ट नहीं करता यूट्यूब के माध्यम में से आपको पता है ये बात। आप तो सपोर्ट कर दीजिए। बताइए हरित ग्रीन हाउस जैसे गैसों मुख्यतः निम्नलिखित में से अवशोषित करके भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है। क्या बोल रहा है हरित ग्रीन हाउस गैसों मुख्यतः निम्नलिखित में से अवशोषित करके भूमंडलीय तापन ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है। क्या योगदान करती है। तो आपका निर्गत दीर्घ तरंग अवरक्त विकिरण। ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन जैसी हरितगृह गैसों पृथ्वी की सतह पर उत्सर्जित क्या निर्गत दीर्घ तरंग अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती है। ध्यान में रखिएगा इसको अवशोषित करता है। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर प्रश्न की ओर। तो किसी क्षेत्र में देखिए किसी क्षेत्र में
बायोडायवर्सिटी क्या हॉट हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए इसमें कम से कम निम्नलिखित में से हाश होना चाहिए। तो निम्नलिखित में से कितना हाश होना चाहिए? तो ये आपका देखिए इसकी प्राथमिक वनस्पति का आपका 70% आपका होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। चलिए 51वां प्रश्न पे आ जाता है। तो ये क्या शुष्क क्षेत्रों में भूमि संरक्षण समस्या का समाधान हेतु विशेष रूप में संप्रीत अंतर्राष्ट्रीय समझौता कौन सा है? क्या बोला है? शुष्क क्षेत्रों में क्या भूमि क्षरण सॉरी, अरे यार कहता मूड खराब हो जा रहा है भैया, एक सेकंड रुक जाइए। देखिए शुष्क क्षेत्रों में भूमि रक्षण की समस्या का समाधान हेतु विशेष रूप से क्या समर्पित अंतर्राष्ट्रीय समझौता कौन सा है? बताइए अंतर्राष्ट्रीय समझौता आपका कौन सा है? तो आपका UNCCD आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए उसका सोल्यूशन हम नहीं लिखे हैं, थोड़ा सा आपसे माफी चाहते हैं। चलिए 52वां प्रश्न देखिए, पोषक तत्वों की अधिकता के कारण जल निकायों में शैवाल की अत्यधिक वृद्धि को क्या कहा जाता है? क्या बोल रहा है? पोषक तत्वों की अधिकता के कारण जल निकायों में शैवाल की अधिक अत्यधिक वृद्धि को क्या कहा जाता है? अत्यधिक वृद्धि को क्या कहा जाता है? यह देखिए आप लोग सबको पता होगा कि क्या कहा जाता है। तो आपका यह सुपोषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपका सुपोषण। ध्यान में सुपोषण आपका क्या है, ध्यान में रखिएगा। देखिए सुपोषण उस स्थिति को कहते हैं जब किसी जल निकाय में पोषक तत्वों विशेष नाइट्रेट और फास्फेट की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, ध्यान में रखिएगा। तो उसे क्या कहते हैं? उसे आपका सुपोषण कहते हैं। चलिए 53 प्रश्न है, लाइकेन किस प्रकार का प्रदूषण के क्या उत्कृष्ट जैव संकेतक माने जाते हैं? क्या बोल रहे हैं? लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण के उत्कृष्ट जैव संकेतन माने जाते हैं? ध्यान रखिए। तो आपको कौन माना जाता है? तो आपको वायु प्रदूषण विशेषकर H2O प्रदूषण, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए लाइकेन जो आपका है क्या है? आपका लाइकेन, यहाँ ध्यान दीजिएगा। आपका लाइकेन जो है वायु प्रदूषण के अच्छे जैव संकेतक होते हैं क्योंकि वे सीधे वायुमंडल से जल और पोषक तत्वों के अवशोषित करते हैं और वे विशेष रूप से H2O के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, ध्यान में रखिएगा। संवेदनशील होते हैं जहाँ सल्फर डाइऑक्साइड H2O क्या सल्फर डाइऑक्साइड H2O प्रदूषण अधिक होता है, वहाँ लाइकेन का ह्रास हो जाता है। क्या आपका वहाँ लाइकेन का ह्रास हो जाता है, ध्यान रखिएगा, और पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। चलिए 54वां प्रश्न देखिए, मॉन्स्ट्रेक्स रिकॉर्ड निम्नलिखित में से किससे रजिस्टर हैं? बताइए मॉन्स्ट्रेक्स रिकॉर्ड निम्नलिखित में से किससे संबंधित रजिस्टर है? किससे संबंधित रजिस्टर है? तो क्या अर्धभूमियों पर रामसर अभिसमय, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। माफ कीजिएगा इसका सोल्यूशन हम नहीं लिख पाए, सॉरी। इसका सोल्यूशन देखिए हम लिखे हुए हैं। क्या हो जाएगा? देखिए मॉन्स्ट्रेक्स रिकॉर्ड का साधारण अर्धभूमि पर क्या रामसर अभिसमय रामसर कन्वेंशन ऑफ लेट लैंडर्स के अंतर्गत किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। देखिए भैया आप पढ़ रहे हैं BPSC का, ध्यान रखिएगा, इतना आसानी से आप लोग को सोल्यूशन समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, ऐसी प्रजाति जिसका अपने पर्यावरण पर उसकी संख्या के अनुपात में कहीं अधिक प्रभाव होता है वह है, तो ये ऐसी प्रजाति जिसका अपने पर्यावरण पर उसकी संख्या के अनुपात में कहीं अधिक प्रभाव होता है वह है, तो वह आपका क्या हो जाएगा? किस्टोन हो जाएगा। किस्टोन मूलभूत प्रजाति हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए गया था, अब क्या बताएं उसके बारे में। चलिए 56वां प्रश्न बताइएगा, दो भिन्न परिस्थिति तंत्रों के मध्य स्थित संक्रमण क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? क्या बोल रहा है? दो भिन्न परिस्थितिकी तंत्रों के माध्यम स्थिति संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो बताइए क्या कहा जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, आपका इकोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोटोन कहा जाता है, ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। बताइए इकोटोन जो आपका क्या है? देखिए इकोटोन आपका परिस्थितिकी संक्रमण क्षेत्र है, वह परिवर्तनशील और क्या उभयनिष्ठ क्षेत्र होता है जहाँ दो भिन्न परिस्थितिकी तंत्र अथवा समुदाय क्या परस्पर मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए बताइए इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा इकोटोन हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर अब बढ़ते हम लोग 57 की ओर।
बताइए बताइए, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी हेतु विविध रूप से क्या बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करने वाला प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता कौन सा था? तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी हेतु क्या विविध रूप से क्या बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करने वाला प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता कौन सा है, कौन सा था? बताइए, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता कौन सा था? तो आप सीधा बताइएगा, आपका क्योटो प्रोटोकॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल आपका क्या है? तो ये क्योटो प्रोटोकॉल एक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी हेतु क्या औद्योगिकृत देशों के लिए विविध रूप से बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करने वाला प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए 58वां प्रश्न देखिए, मानव गतिविधियों को संचालित करने हेतु उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को क्या कहा जाता है? क्या बोला? मानव गतिविधियों को संचालित करने हेतु उत्सर्जन ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को क्या कहा जाता है? गैसों की कुल मात्रा को क्या कहा जाता था? आपका कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। ध्यान में रखिए, ऑप्शन नंबर बी आपका सही सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, कार्बन फुटप्रिंट आपका क्या है? चलिए बताइए। ये कार्बन फुटप्रिंट आपका मानव गतिविधियों जैसे परिवहन, ऊर्जा उपयोग, उत्पादन और उपभोग के कारण उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। और देखिए, इसे मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य रूप से मापा जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए, अगर पूरा भैया अगर चारों ऑप्शन का बताने लगे जाएंगे तो फिर 10 क्वेश्चन बताते बताते आपका 2 घंटा 1 घंटा लग जाएगा कम से कम। बताइए 59वां प्रश्न। देखिए, फोटोकेमिकल क्या है? फोटोकेमिकल क्या अश्मोग मुख्यतः किनसे मिलकर बना होता है? बताइए, अश्मोग मुख्यतः किससे मिलकर बना होता है? किनसे मिलकर बना होता है? तो आपका ये ओजोन क्या है? ओजोन, पेरोक्सी एसिटिक नाइट्रेट पीएन और नाइट्रोजन ऑक्साइड से मिलकर आपका बना होता है। ध्यान रखिएगा। चलिए 60वां प्रश्न आप बताइएगा। देखिए, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आपका किस जिले में स्थित है? ये आपको सबको पता है। आपका कहाँ? बिहार में स्थित है। बिहार में कहाँ? बिहार का आपका पश्चिमी चंपारण में स्थित है। देखिएगा, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का भाग है, जो नेपाल भारत सीमा के निकट स्थित है। ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 61 की ओर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कि वर्ष 2024 में प्रारंभ बिहार के निम्नलिखित में से किस आर्द्रभूमि को रामसर स्थलों की सूची में सम्मिलित किया गया है? बताइए, वर्ष 2024 में प्रारंभ में बिहार के निम्नलिखित में से किस आर्द्रभूमि को रामसर स्थलों की सूची में सम्मिलित किया गया है? बताइए, किसको सम्मिलित किया गया है? तो आप लोग को पता है, ये आपका नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को किया गया है। ध्यान में रखिएगा। देखिए, ये वर्ष 2024 में प्रारंभ बिहार में नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य और रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया है। ये दोनों आर्द्रभूमि बिहार के जम्मू जिले में स्थित है। ये आपका दोनों कहाँ है? ये आपका बिहार के जम्मू जिले में आपका स्थित है, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं। ध्यान रखिएगा, जम्मू जिले में स्थित है। और ये प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण क्या आवास प्रदान करती है। चलिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि जम्मू जिला से भैया हम भी हैं। 62वां प्रश्न देखिए, बिहार का टाल भूमियों क्या द्वितीय है क्योंकि? बिहार की टाल भूमियाँ अद्वितीय हैं क्योंकि? मतलब अद्वितीय हैं क्योंकि ये निचले त्रस्तरी के आकार के गर्त हैं जो मानसून के दौरान जलमग्न रहते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 63वां प्रश्न पे आ जाते हैं। देखिए, सूची 1 में दिया होगा चर्चा में रहे स्थान। सूची 2 में देश या संघर्ष परत क्षेत्र हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, सूची 1 सूची 2 से आपका मिलान करते बताइए। ये नागोर्नो क्या काराबाख क्या? नागोर्नो काराबाख ये आपका कहाँ हो जाएगा? ध्यान रखिए। तो ये आपका हो जाएगा, देखिएगा, एक में हो जाएगा अर्मीनिया में, आपका अजरबैजान में है। तो ध्यान रखिएगा। बताइए, बी में आपका है टाइग्रे। टाइग्रे आपका कहाँ हो जाएगा? इस चीज़ को फोकस करिए। टाइग्रे आपका हो जाएगा इथोपिया में हो जाएगा। ध्यान में रखिए, कहाँ है आपका? इथोपिया देश में है। चर्चा में रहा स्थान, यहाँ ध्यान में रखिएगा। बताइए, अल हुदैदा अल हुदैदा आपका अमन में है। ध्यान में रखिएगा। गाजा पट्टी आपका फिलीपींस में। ध्यान में रखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ वीडियो पॉज कीजिएगा थोड़ा सा तो याद कर लिए कौन है चर्चा में स्थान। ये आपका चर्चा में ये आपका स्थान है। ये आपका किस देश में है? ये आपका
ध्यान रखना है। ओ पप्पा, चलो बताओ भैया, हिमनद की भू आकृतियों और उनके निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर से विचार कीजिए। बताइए क्या बोल रहा है, हिमनद भू आकृतियों और उनके निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमनद भू आकृतियों के बारे में ध्यान रखिएगा, हिमनद भू आकृतियों के बारे में ध्यान देना है। ये कथन एक आपका क्या बोल रहा है, सर्प हिमनद अपर्दन द्वारा निर्मित कटोरे के आकार के गर्त होते हैं जो कालांतर में जल से भरकर स्वर्ण झील का निर्माण कर सकते हैं। ध्यान रखिए, कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन दो में आपका बोल रहा है, ड्रमलिन क्या शुभ अवस्थिति व्हेल के आकार की पहाड़ियां हैं जो हिमनद नदी टिल से निर्माण होती है और अतीत के हिमनद संचालन की दिशा को सूचित करती है। दो भी आपका बिल्कुल सही है। तीन देखिए आपका क्या है, देखिए तीन में आपका है, हिमोद अनिवार्य क्या, हिमोड अनिवार्य रूप से क्या अपर्दनात्मक भू आकृतियां हैं जो क्या घाटी की दीवार पर बर्फ के टकराव की प्रक्रिया द्वारा निर्मित होती है। बिल्कुल आपका गलत है। तीन जो है आपका बिल्कुल गलत है। अगर तीन का हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए, यद्यपि हिमनद शक्तिशाली अपर्दनकारी होते हैं, हिमोड़ मुख्यतः निक्षेपणकारी भू आकृतियां हैं। ये उनमें चट्टानी मालवों के विशाल संचयन के प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें हिमनद अपने साथ क्या बहकर लाता है और अत्यंत अपने किनारों या अग्रिम बिंदु पर छोड़ देता है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो एक और दो आपका सही है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। इसमें बोला कौन सा कथन सही है, तो आपका एक और दो सही था, तीन आपका गलत था। तीन का भी हम सही उत्तर बता दिए हैं, तो आप लोग इस चीज़ पर फोकस कीजिएगा। चलिए आगे क्या बोल रहा है, देखिए बोला उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, थोड़ा क्वेश्चन को छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, बोलते हुए क्रास्ट स्थलाकृत तथा चूना पत्थर निर्मित मरुस्थलों या रूप स्थलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, क्रास्ट स्थलाकृत तथा चूना पत्थर निर्मित क्या स्थल रूपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कौन सा कथन आपका सही है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कौन सा कथन सही है। इस चीज पर हम लोग फोकस करते हैं, क्रस्ट स्थलाकृत के संबंध में। देखिए कथन एक तो आपका क्या बोल रहा है, क्रस्ट स्थल रूप मुख्यतः कार्बनीकरण की रासायनिक क्या अपक्षय प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होते हैं। बिल्कुल एक आपका बिल्कुल सही है। दो में आपका है, देखिए ऑस्ट्रेलियालाइट क्या, ऑस्ट्रेलियालाइट कटाई कट कटाइट ऑस्ट्रेलियालाइट में कैल्शियम कार्बोनेट निक्षेप है जो गुफा के छत का ऊर्ध्वाधर विकसित होते हैं। बिल्कुल गलत है। दो आपका देखिए बिल्कुल गलत है, ध्यान में रखिएगा। देखिए ऑस्ट्रेलियाटाइट वे संरचनाएं हैं जो गुफा के छत के नीचे की ओर लटकती है, जबकि क्या ऑस्ट्रेलियाग्लामाइट वे टीले हैं जो खनिज उपयुक्त के टपकने के भूमि की ऊपर और विकसित होते हैं। दीर्घकाल में यह दोनों मिलकर क्या अनवरत चूना पत्थर स्तंभ का निर्माण करते हैं। ध्यान में रखिएगा। चलिए तीन में आपको देखते क्या है, तीन आपका है, युवाला बड़े लंबे गर्त होते हैं जो अनेक छोटे क्या सिंक होल क्या डोलाइन के आपस में मिलने से निर्मित होते हैं। बिल्कुल सही है। चार में आपका, ये मरुस्थल उन क्षेत्रों में सर्वाधिक विकसित होते हैं जहां मोटी क्या बेहतर सुमित में चूना पत्थर संरचनाओं के विकास के साथ अधिक वर्षा होती है। बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा भैया, हम भी इंसान है, अगर हमसे कहीं गलती हो रहा है तो आप लोग प्लीज माफ कर दीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा एक दो, एक तीन और चार आपका सही है। एक तीन और चार आपका सही है। चलिए देखते हैं कौन सा आपका सही है, एक तीन और चार, तो आप यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। हाँ चलिए अगला देखते हैं हम लोग, 66वां प्रश्न। बताइए भू आकृतियों विज्ञान के संदर्भ में क्या एडार्न क्या बोल रहा है, एडार्न यहाँ समझ में ध्यान रखिएगा। एडार्न के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है, भू आकृतियों विज्ञान के संदर्भ में एडार्न के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ध्यान में रखिएगा। एक में आपका क्या बोल रहा है, एडार्न मुख्यतः मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन अपर्दन द्वारा निर्मित रूप स्थल है, स्थल रूप है। बिल्कुल आपका सही है। दो में आपका है, इनमें प्रमुख पवन दिशा का समांतरण स्थित क्रमिक रूप से कटक और गर्त
पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। किसके बारे में? यड़ांग के संबंध में आपका दोनों कथन सही है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर 67 की ओर। चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में से निधजन्य क्या स्थल रूपों और उनके प्रकारों में कितने युग्म सही सुमेलित हैं? बताइए किसके बारे में बोल रहा है? देखिए स्थल रूप श्रेणी है या प्रकार और उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। देखिए निधजन्य, यहाँ ध्यान रखिए, निधजन्य स्थल रूपों और उनके प्रकारों को कितने युग्म सही सुमेलित है, इस चीज पर आप लोग को फोकस करना है। देखिए एक में आपका है गर्त क्या अपर्दनात्मक, क्या आपका सुमेलित है? तो आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। दो में आपका प्राकृतिक तटबंध, प्राकृतिक तटबंध आपका क्या जगह निक्षेपणात्मक, बिल्कुल आपका सही है। एक और दो तो आपका देखिए बिल्कुल सही है। गोखुर झूल, गोखुर झूल, ध्यान रखिए गोखुर झूल आपका क्या है? ये अपरणात्मक एवं निक्षेपणात्मक, बिल्कुल आपका सही है। तो एक दो और तीनों आपका इसमें से जो है सो सही है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तीनों कथन आपका सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सभी तीन युग्म आपका सही सुमेलित है। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा। बताइए पर्वतीय भू आकृतियों और उनके उदाहरणों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर कितने युग्म सही सुमेलित हैं? क्या बोल रहा है? पर्वतीय भू आकृतियों और उनके उदाहरणों के संदर्भ में, पर्वतीय भू आकृतियों और उनके उदाहरणों, ध्यान रखिए। देखिए भू आकृतियों है और उसका उदाहरण है, यानी प्रकार है या उदाहरण है। बताइए इसमें कौन कौन सा आपका सुमेलित है? ध्यान दीजिएगा। देखिए कथन एक में आपका क्या बोल रहा है? देखिए ब्लॉक पर्वत, ये आपका क्या बोजेस फ्रांस, क्या आपका सही सुमेलित है? तो ये आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। दो में आपका ज्वालामुखी पर्वत, क्या आपका माउंट किलिमंजारो अफ्रीका, क्या आपका सही सुमेलित है? ध्यान रखिए। तो आपका कथन दो भी आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। तीन में आपका अवशिष्ट पर्वत या अरावली भारत, आपका बिल्कुल सही सुमेलित है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। ध्यान रखिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा और याद कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 69। बताइए रेडीनेस फॉर फ्रंटियर क्या टेक्नोलॉजी इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक थी? क्या बोल रहा है? रिडेंशन रिडेनेस फॉर क्या फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक थी। भारत की रैंक क्या थी? ध्यान रखिएगा। भारत की रैंक आपका 36 थी। कहाँ थी आपका? भारत की रैंक आपका 36 थी। ध्यान रखिएगा, इसी को भूलिएगा नहीं। चलिए 97 प्रश्न पे आ जाते हैं। देखिए अमल साड़ चिकू जिससे वर्ष 2025 में भौगोलिक क्या उपदर्शन प्रमाणन जीआई प्राप्त हुआ, वह किस राज्य से संबंधित है? क्या बोल रहा है? इसका क्वेश्चन देखिए ध्यान से सुनिएगा, आप लोग ठीक से सुन लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन ये हमको खुद समझ में नहीं आया। देखिए देखिए अमलसाड़ चीकू, क्या अमलसाड़ चीकू जिससे वर्ष 2025 में भौगोलिक क्या उपदर्शन प्रमाणन जीआई प्राप्त हुआ, वे किस राज्य से संबंधित हैं? बताइए वो किस राज्य से संबंधित हैं? तो आपको गुजरात राज्य से संबंधित है। ध्यान में रखिए। देखिए देखिए अमलसाड़ चीकू का नाम गुजरात के निवासी जिलों के क्या है अमरस गांव से लिया गया है। इसमें अपनी अनूठी क्या है आपका अनूठी विशेषताओं और क्षेत्रीय पहचान के कारण वर्ष 2025 में भौगोलिक उपदर्शन प्रदान जीआई प्राप्त हुआ है। ध्यान में रखिएगा उपदर्शन क्या उपदर्शन प्रमाणन जीआई प्राप्त हुआ है। यह गुजरात का तीसरी फल है जिसे गिर केसर आम और कच्ची क्या खारेक को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 71 की ओर। बताइए निम्नलिखित में से किसे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए निम्नलिखित में से किसे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर 23 मार्च को बनाया जाता है। 23 मार्च कहाँ पर? 23 मार्च पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में, ध्यान में रखिएगा। देखिए प्रतिवर्ष 23 मार्च को भगत सिंह क्या सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु के बलिदान की स्मृति में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने 1931 में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी क्या जॉन सोल्डन्स की हत्या के आरोप में लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। चलिए ध्यान रखिएगा। अब आता है प्रश्न नंबर 72 की ओर। बताइएगा सहकार टैक्सी किससे संबंधित है? क्या बोल रहा है? सहकार टैक्सी किससे संबंधित है? मतलब सहकार टैक्सी आपका देखिए यह एक सरकारी टैक्सी सेवा है जिसमें चालक पंजीकरण कर सीधे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखिए मत्स्य 6000 क्या है? बताइए मत्स्य 6000 क्या है? ध्यान रखिए। तो मत्स्य 6000 आपका एक गहन समुद्री
क्या अन्वेषण हेतु क्या मानव संचालित पनडुब्बी वाहन है? ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। देखिए मत्स्य 6000 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में क्या है, गहन महासागर मिशन के अंतर्गत विकसित एक मानव संचालित पनडुब्बी वाहन है, जिसे क्या अन्वेषण के रूप में मनुष्यों को गहन समुद्री में ले जाने हेतु क्या अभिकल्प किया जाता है? ध्यान रखिएगा। चलिए 74 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें बोल रहा है पंचायत क्या है, अंतरण सूचकांकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड सम्मिलित है? क्या बोल रहा है, पंचायत अंतरण सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से मापदंड सम्मिलित है? कौन सा मापदंड सम्मिलित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए ऑप्शन में नहीं दिख रहा है इसमें। देखिए इसमें हो जाएगा पंचायत। देखिए पंचायत अंतरण सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड सम्मिलित है? रूपरेखा आपका बिल्कुल सम्मिलित है, कार्य आपका बिल्कुल सम्मिलित है, वित्त आपका बिल्कुल सम्मिलित है, कार्मिक आपका बिल्कुल सम्मिलित है, देखिए क्षमता निर्माण आपका बिल्कुल सम्मिलित है, उत्तरदायित्व आपका बिल्कुल सम्मिलित है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। प्रश्न नंबर 75 और आज का ये आखिरी प्रश्न है आपका। ठीक है, द्वितीय अखिल भारतीय समय उपयोग सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है, द्वितीय अखिल भारतीय समय उपयोग सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर बोल रहा है विचार करने के लिए, ध्यान में रखिएगा। इसमें शायद बोल रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। इसमें बोल रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। देखिए एक में क्या बोल रहा है, वर्ष 2024 में पुरुषों ने घरेलू सदस्यों के लिए क्या अवैतनिक घरेलू सेवाओं में महिलाओं की तुलना में अधिक मिनट व्यतीत किए? बिल्कुल गलत है। कथन ए आपका बिल्कुल गलत है। देखिए कथन ए का हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए महिला ने घरेलू सदस्यों के लिए क्या अवैतनिक घरेलू सेवाओं में पुरुषों की तुलना में प्रतिदिन 201 मिनट बिताएं, तथा कथन एक जो आपका बिल्कुल सही है। तो कथन एक आपके साथ सोल्यूशन बता दिए हैं। कथन दो में देखिए क्या है कि रोजगार और क्या संबंधित गतिविधियों में पुरुषों ने महिलाओं की तुलना में अधिक समय व्यतीत किए? क्या कथन दो आपका सही है, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। कथन दो आपका बिल्कुल सही है। देखिए कथन दो का हम लोग सोल्यूशन थोड़ा देखेंगे। देखिए रोजगार और संबंधित गतिविधियों में पुरुषों ने महिलाओं की तुलना में 132 अधिक मिनट बिताएं। पुरुषों ने 473 मिनट बिताएं, जबकि महिलाओं ने 341 मिनट बिताएं, यानी कथन दो आपका बिल्कुल सही है। चलिए इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, चलिए आगे देखते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नंबर दो कथन सही है। देखिए 76वां प्रश्न आपका क्या है, न्योकुम युगलो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? क्या बोला, न्योकुम युगलो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।